नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं कि यहाँ किसानों की भीड़ है और किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेके कर रहे हैं। लेकिन इस समय परेशानी ये आई है, आंदोलन जो है वो अपनी मांग को लेके है और 3 बिल हैं उनको खत्म कराने के चक्कर। लेकिन सबसे बड़ा एक और सरकार ने जख्म दे दिया है। एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है, जिसका नाम दिया है लेटर एंट्री। वो है क्या? हमारे बीच में डॉक्टर अरविश यादव जी हैं, वो बताएंगे कि बिगर यूपीएससी के, बिगर एसएससी के आप अधिकारी बन सकते हैं, वो कैसे बन सकते हैं, वो सब बताएंगे। अरविश यादव जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिपल साहब। जो लेटरल एंट्री है ये एक तरीके से मान लीजिए कि ये आपके जो इस समय समाज के लिए और जो खास तौर से पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे युवाओं के लिए पूरी तरीके से अभिशाप है। वो कैसे, आप धीरे से समझिए इसको, कि जब हम लोग, जो हमारा युवा बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसका पहला ख्वाब होता है कि वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वो कड़ी तपस्या करके एग्जाम देता है सिविल सर्विसेज का। एग्जाम देने के बाद एग्जाम 3 चरण में होता है। एक पहला चरण बोला जाता है प्री एग्जाम, दूसरा होता है मेन एग्जाम। प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसको पास करता है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम पास करता है और फिर उसके बाद साक्षात्कार पास करता है। तो ये 3 एग्जाम जो कड़े एग्जाम माने जाते हैं, जिसमें आपका जो है वही बच्चा आगे निकल सकता है जो दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसे पूरे सब्जेक्ट का A to Z, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा ज्ञान होता है। तो अब आप समझिए, इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद एक बच्चा आपका जो है वो IAS की परीक्षा में बैठा, उत्तीर्ण हुआ और उसने IAS में भी कई कैटेगरी होती हैं। जो सिविल परीक्षा है उसमें कई कैटेगरी होती है। IAS बनता है, IPS बनता है, IFS बनता है, DM बनता है, SDM बनता है। तो एक तो एग्जाम देने के बाद वो DM, SP या अलग अलग पोस्टों पे पहुंचा, तो उसे शिक्षा का महत्व पता है, उसे सिस्टम का महत्व पता है और जब वो उस स्थान पे पहुंच जाता है तो वो अपनी पोस्ट के साथ न्याय करेगा। अब बात करते हैं हम लेटरल एंट्री का। अब लेटरल एंट्री जो है वो सरकार के पास एक ऐसा हथियार है कि सरकार उसमें एक निश्चित परसेंटेज में अपने कुछ विशेष लोगों को डायरेक्ट उन नियुक्तियों पर रख सकती है। ये सरकार के विशेषाधिकार होते हैं। ये केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। हालांकि ये चीज पहले देखने में आई है, जो पुरानी सरकारें हुआ करती थी, वो लेटरल एंट्री में जो समाज के विशिष्ट लोग होते थे, जिनका अलग अलग क्षेत्र में कोई विशेष योगदान हुआ करता था, उनको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए या उनका रिगार्ड रखने के लिए कोई एक आधा पोस्ट पे उनको सम्मानजनक रखने के लिए उनको पहुंचा दिया करते। लेकिन बीजेपी ने, जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, RSS जब से सत्ता में आई है, तब से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लेटरल एंट्री के जरिए अपने जो कच्छाधारी लोग हैं, RSS वाले और जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को वहां पे बैठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ जब ये लेटरल एंट्री के जरिए वहां पहुंच गए तो इससे नुकसान कैसे होगा? इससे नुकसान उसे होगा जो आरक्षण के अंतर्गत जो सीटें आती हैं, जो सीटें खाली रहती हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग का या दलित वर्ग का, वंचित वर्ग का, शोषित वर्ग का, गरीब का, मजदूर का बच्चा मेहनत करके ऊपर एक उच्च पद पर पहुंच जाता है, अपने समाज के लिए कुछ करता है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करता है और देश के लिए कुछ करता है, तो इससे नुकसान उसे हो रहा है। अब इससे होगा क्या? जो 200-300 साल पहले वाली जो एक मनुवादी व्यवस्था थी, जिसमें क्या था कि एक मोनोपोली बनी हुई थी एक वर्ग विशेष की। जैसे वर्ग को हमने 4 भागों में बांटा हुआ था कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो उस व्यवस्था को जो RSS है, RSS का जो संविधान है, RSS का जो मनुवाद है, ये उसी चीज को मानता है। ये चाहता है कि जो गरीब है वो बहुत गरीब रहे,
और जो अमीर है वो इतना अमीर हो जाए कि गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बढ़ जाए। ये लोग मध्यम वर्ग को खत्म करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेटरल एंट्री है वो इस मध्यम वर्ग को खत्म करने की साजिश है। ये आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास का, एक पिछड़े वर्ग का, एक गरीब वर्ग का जो बच्चा है, जो पढ़ लिख के ऊपर पहुंचता है और अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का उसके अंदर जज्बा होता है, तो उस चीज में ये बाधा उत्पन्न करना। यादव जी, मैं आपको रोकूंगा। अभी जिस तरीके से यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें जो बैकवर्ड की सीटें थी, उन्होंने जो अभी रिजल्ट आया उसमें दिखाया गया कि हमें बैकवर्ड के कैंडिडेट नहीं मिले। उसमें शायद 198 या 98 सीटों का घपलेबाजी हुई, लेकिन बैकवर्ड समाज सोता रहा। ये इसमें क्या है, कहीं ना कहीं समाज में भी जो पहले क्या था, आज से 30 साल 4 साल पहले हमारे जो समाज सुधारक हुआ करते थे, लोहिया साहब हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, काशीराम जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो और आपके जयनारायण प्रकाश जी हो, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे। लेकिन जो आजकल के नेता हैं, ये लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में रहते हैं और जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ये समाज को शिक्षा और उनके जो मूलभूत अधिकार है उनके प्रति जागरूक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इस समय देखा जाए तो समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक जो सत्ता के पक्ष में है, सत्ता जो भी काम कर रही है, सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, उसके लिए हमेशा जो है पैरवी करना, उसकी वकालत करना। एक जो सत्ता का हमेशा विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय हमारे जो नेता हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो विचारक हैं, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। वो लोग इस शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के बच्चों की जो सीटें पिछड़े वर्ग की खाली रह गई हैं, तो उसमें क्या है कि जो इस समय सिस्टम में बैठे हुए हैं वो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि रिटन में अगर मान लो बच्चा कुछ नंबर लाया, 70% लाया, और इंटरव्यू मान लो 100 नंबर का होता है, रिटन आपका 200 नंबर का होता है, तो इंटरव्यू में इनको ऊपर से आरएसएस के जो आका लोग हैं, इनकी तरफ से आदेश रहते हैं कि आप इंटरव्यू में बच्चे को कम से कम नंबर दो, जिससे कि वो एक मिनिमम मार्क्स जो आते हैं वो ना ला पाए और वो सीट वेकेंट रह जाए। और जब वो सीट, ये प्रावधान है, जब वो सीट चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो या दलित वर्ग की हो, वो सीट जब 2 बार 3 बार वेकेंट रह जाएगी तो उसी सीट को आप लेटरल एंट्री के जरिए भर सकते हैं। और जब आप लेटरल एंट्री के जरिए भरेंगे, नहीं सर, आप भर सकते हैं या ये तानाशाही से भर सकते हैं? क्योंकि अभी तक का 70 साल के दौर में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस जैसा आपने बताया, पूरे पक जाते हैं, पूरा उन्हें अनुभव हो जाता है, उसके बाद में उन्हें सेक्रेटरी लगाया जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाया जाता है, सचिव, मुख्य सचिव लगाया जाता है। लेकिन अब जो डायरेक्ट उनको सचिव बनाया जा रहा है या मुख्य सचिव बनाया जा रहा है, ये तानाशाही है ना। यही तो मनवाद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बढ़ाएंगे। और जो आदमी गैर काबिल होगा, जिसने परीक्षा नहीं दी, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, अब देखिए देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो आरबीआई का गवर्नर है वो भूगोल से, ज्योग्राफी से एमए है। एक आदमी जिसने भूगोल से एमए किया है, ज्योग्राफी से एमए है, वो आप बताओ अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानेगा, वो इकोनॉमी को क्या समझेगा? इनको जो हमारी मौजूदा सरकार है ना बीजेपी की, इनको काबिल आदमी नहीं चाहिए, इनको चाटुकार आदमी चाहिए। इसी वजह से जो अपने निजी सचिव, गृह सचिव और अलग अलग विभागों में जो सेक्रेटरी बना रहे हैं, वो ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो इनके हुक्म को बिना आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे पास करते रहे। और जो आदमी पढ़ लिख के पक्के एक सिस्टम के थ्रू जाएगा, प्री एग्जाम क्लियर करेगा, मेन एग्जाम क्लियर करेगा, इंटरव्यू पास करेगा, फिर वो मान लो पहले एसडीएम बना, फिर डीएम बना, और फिर वो 15 साल 20 साल का एक प्रोसेस पूरा करने के बाद जब वो सचिव बनता है तो उसे महत्व तो पता होता है, अपने कलम की ताकत का महत्व तो पता होता है कि उसके एक गलत फैसले से किसी गरीब का नुकसान हो सकता है, उसके एक गलत फैसले से किसी के हक को मारा जा सकता है, तो वो अपनी कलम का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन एक जो आप लेटरल एंट्री से अगर किसी को डायरेक्ट आप ऊपर पद पे बैठा देंगे तो उसे उस चीज का महत्व तो ही नहीं पता है। वो तो ये सोचेगा कि साहब हमें इस पद पे बैठा दिया है और हमारे साहब ने हमें बैठा दिया है तो हम तो वही काम करेंगे। जैसे वो होता है ना कि एक आप अपने घर में एक जानवर पाल लो, चाहे तोता पाल लो, कोई भी जानवर पाल लो, उसको आप जैसे मालिक कहेगा वैसे दुम हिलाएगा, जैसे मालिक कहेगा वैसे वो दुम हिलाएगा। हालांकि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे कहने का मतलब वही है, इनको इस समय बंधुआ मजदूर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो माँ बाप हैं, जिन्हें पेरेंट्स कहूँ मैं, गार्जियंस कहूँ, वो बड़े
एक तमन्ना के साथ में गरीब आदमी जो है या गरीब जो पेरेंट्स है पेट कपट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी कोचिंग दिलाता है। लेकिन जब से लेटर एंट्री का जो शब्द आया है उनके अंदर बहुत बड़ी हताशा पैदा हो गई है कि हमारे बच्चे अब किस तरीके से नौकरी पे लगेंगे। अब इसमें गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स जो है 2014 में मोदी जी के जाल में फंस गए कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, टैक्स फ्री हो जाएगा, किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है ना, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। जब जनता जुल्मों में फंसी है तो झेलना भी जनता को ही पड़ेगा। अब जो पढ़ी लिखी जनता है, खास तौर से मैं अर्बन सिटीज की कहता हूँ, छोटे और बड़े शहर की, तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार अगर वो जनरेट करेंगे तो कैसे जनरेट करेंगे। और दूसरी चीज, जब मोदी जी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, मोदी जी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, सिर्फ हम शिक्षा की बात करें तो आपको जानकारी होगी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इनमें पहले फीस 4 से 5 लाख रुपए 1 साल की फीस हुआ करती थी और 20-25 लाख रुपए में MBBS हो जाया करती थी। और पिछले 2 साल में, जिसमें कई बच्चों ने भूख हड़ताल भी करी और 2-4 बच्चों को आत्मदाह भी करना पड़ा, अब फीस 20 से 25 लाख रुपए हो गई है 1 साल की। यानी कि अब आपकी जो MBBS है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। तो एक आम आदमी तो नहीं कर पाएगा। 25 लाख रुपए तो एक नौकरी वाला लोन लेके, कुछ थोड़ा बहुत ब्याज लेके, 4 पैसे कम खर्च करके, 2 वक्त की दाल रोटी का जुगाड़ करके कर सकता है। 1 करोड़ रुपया कहाँ से करेगा? तो अब मेडिकल की परीक्षा तो आम आदमी के हाथ से दूर हो गई। अब बात करते हैं जो दूसरी बड़ी, जो आजकल मध्यम वर्गीय के परिवार के बीच में चार्म है, वो है IIT और NIT में इंजीनियरिंग करवाना बच्चे को। तो पहले IITs में और NITs में फीस हुआ करती थी 15,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, और इस समय IIT की फीस इन्होंने लगभग 7-8 गुना बढ़ा के 1,70,000 से लेके 1,85,000 रुपए तक कर दी है। 1 साल की फीस है ये। तो अब आप IIT की अगर बात करें तो IIT सिर्फ फीस ही 8 से 10 लाख रुपए है। तो अब आप बताइए, वो चीज भी धीरे धीरे बच्चों की पहुंच से दूर होती जा रही है। और दूसरी चीज, प्राइवेट नौकरियां भी कम होती जा रही हैं और सरकारी नौकरियां तो खत्म ही हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चे सपना खत्म होती जा रही है और जितनी भी सरकारी उपक्रम है उनका धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे, जो माँ बाप एक सपना देख रहे थे कि भाई मेरा बच्चा IAS बनेगा, मेरा बच्चा एक अधिकारी बनेगा, हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी, तो क्या लगता है कि मतलब ये IAS और IPS बन पाएंगे? अब तो साहब धीरे धीरे ये देश जो है फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जो RSS का विजन है, RSS का विजन ये है कि देश में कोई भी संविधान की बात ना कर पाए, कोई आरक्षण की बात ना कर पाए, कोई भी आदमी अपने मौलिक अधिकारों की बात ना कर पाए। आदमी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचे, ठीक है, और शिक्षा को और चिकित्सा को महंगा करके ये सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि आदमी उससे ऊपर सोच ही ना पाए, 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ कर पाए। अब बताओ, कोरोना जब लगा था उस टाइम इन्होंने लेबर लॉ खत्म कर दिया था और अब मोदी जी वैक्सीन भी लेके आए और अब मोदी जी कह रहे हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो रहा है, तो लेबर लॉ क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? फिर से लेबर लॉ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? श्रम कानून, जी, श्रम कानून लगाना चाहिए। अब श्रम कानून की कहीं बात नहीं हो रही। और जितने भी प्राइवेट या संस्थाएं हैं या निजी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने यहाँ से कर्मचारियों को निकाल दिया था या कोरोना के उसमें कह रहे थे कि हम 20%, 30%, 40% तनख्वाह काट रहे हैं लोगों की, तो अब वो फिर से वो सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि अभी जो सर्वे हुआ है पिछले 6 साल 7 साल में कि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी तो वो सब फायदे में जा रही हैं, तो उनको भी अपने एम्प्लॉइज को फिर से वो सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो अब उसकी भी बात नहीं हो रही है। तो जब अगर सरकार एक डंडे से सबको ना आके सिर्फ व्यापारियों के बारे में ना सोचे, आम आदमी के बारे में भी सोचे, मजदूर के बारे में भी सोचे और गरीब के बारे में भी बात करे। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो युवा इस समय तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या जो पेरेंट्स इस समय हताशा होकर बैठ गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस बीच में एक मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं जो यूपी सरकार में अभी हुआ है। जितनी भी PWD में इंजीनियर हो, नहर विभाग में, सिंचाई विभाग में, छोटी सी बात है मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। इसमें पहले क्या हुआ करता था, बाकी सारे राज्यों में बीटेक वाला भी जो बच्चा है बीटेक पास आउट वो भी एलिजिबल हुआ करता था, लेकिन आज क्या किया है इन्होंने, सिर्फ डिप्लोमा वाला बच्चा एलिजिबल है और बीटेक वाले को उसमें मान्य नहीं किया है। मतलब अपर एजुकेशन वालों को नहीं मान्य है? नहीं मान्य किया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ डिप्लोमा वाला डाल सकता है, जबकि राजस्थान में और जहां जहां पे भी गैर BJP सरकार है वहां ये सब लॉ लगा हुआ है। वहां
डिप्लोमा वाला भी उस फॉर्म को भर सकता है और बीटेक वाला भी भर सकता है। तो इस पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। और जो बीटेक पास आउट लड़के हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब युवाओं को तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से सन 80 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश ने एक बड़ा जन आंदोलन किया था, इस समय जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो मेरी युवाओं से ये अपील है कि इस किसानों के आंदोलन को सिर्फ किसानों का आंदोलन ना समझें। किसान आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं, किसान मजदूरों के हक के लिए भी लड़ रहे हैं और किसान आम आदमी के हक के लिए भी लड़ रहे हैं। तो उनकी जो हक की लड़ाई है किसानों की, वो कहीं ना कहीं हर आदमी से जुड़ी हुई है। तो इस लड़ाई में वो लोग भी साथ दें। जब वो लोग साथ देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात पे सोचने पे विवश होगी। और मुझे लग रहा है कि बिना आंदोलन के इस समय युवाओं की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। अब देखो मोदी जी का जुमला, बिहार में कह रहे थे हम 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बिहार चुनाव चले गए, अब वो रोजगार की बात नहीं हो रही। अब बंगाल में चुनाव आ रहा है तो बंगाल में कह रहे हैं कि जी हम 75 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरे मोदी जी 2014 में जो आपने 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी, तो वो बात अब क्यों नहीं करते? अब तो 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोगों को अब तक आपको रोजगार दे देना चाहिए था। अब आप बंगाल में 75 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। तो ये मोदी जी को और जनता को खास तौर से ये चीज समझनी पड़ेगी कि मोदी जी के जुमलों में ना फंसे। अच्छा, जनता नहीं समझ पा रही है या मोदी नहीं समझ पा रहे? अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो उन्हें जिता क्यों रही है? नहीं, जनता तो अब समझ रही है। आप देख लीजिए 2000 बिहार में भी सरकार कैसे बन गई? 2019 के चुनाव के बाद से बिहार का आप छोड़ दीजिए, बिहार में तो क्या है, 15 साल से ब्यूरोक्रेसी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पास में है। तो जो बिहार का चुनाव था वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से जीता गया था। बैलेट पेपर की गिनती बाद में हुई है। और गुजरात संविधान को ताक में रखे गुजरात का चुनाव 19 से पहले हुआ था। 19 के बाद निकाय चुनाव में सबका सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। चुनाव में तो पंजाब में देख लो ना, पंजाब में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में तो इन्होंने बेईमानी कर ली ना साहब। पंजाब में तो दिखाया गया है कि चलो ये ईवीएम पे कह रहे थे, ईवीएम पे आप गड़बड़ बता रहे हैं। ईवीएम पे गड़बड़ होता है ना कि ईवीएम गड़बड़ करती है, लेकिन अब तो गड़बड़ नहीं हुई। नहीं, तो पंजाब में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। मैं ये कहना चाह रहा आपसे कि 2019 के बाद से आप देख लिए बीजेपी को क्लियर मैंडेट कहाँ मिला? दिल्ली में मिला? नहीं मिला। महाराष्ट्र में मिला? नहीं मिला। आपका जो है झारखंड में मिला? जी नहीं मिला। जहां जहां 19 के बाद से चुनाव हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है। और बंगाल के चुनाव में भी आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी वहां पे क्लियर मैंडेट नहीं ले पाएगी। और जो बंगाल के साथ 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.